हरियाणा विधानसभा चुनाव में बेशक से बीजेपी और कांग्रेस में सत्ता हासिल करने के लिए घमासान चल रहा है। बेशक से आईएनएलडी बीएसपी के साथ और जेजेपी आज़ाद राउंड की पार्टी के साथ सत्ता में हिस्सेदारी के लिए कोशिश कर रहे हैं। बेशक आम आदमी पार्टी भी 90 सीटों पर चुनाव लड़कर केजरीवाल के भरोसे कुछ बड़ा अचीवमेंट करना चाहती है, कुछ सीटें हासिल करना चाहती है। लेकिन इन सारी खेमों के बीच में एक ऐसी स्पेशल पावर भी है जो हरियाणा में सत्ता का फैसला करने का काम करेगी। इस डिसाइडिंग पावर के बारे में समझने के लिए आप आज की इस हमारी खरी खरी खबर को जरूर देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए एक ऐसी सुपर पावर आ गई है जिसको अनदेखा दोनों पार्टियां नहीं कर सकती हैं। हम बात कर रहे हैं आज़ाद प्रत्याशियों की। नामांकन का दिन वापस जाने के बाद अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 39 सीटों पर 70 आज़ाद प्रत्याशी रह गए हैं और ये आज़ाद प्रत्याशी वो हैं जो बीजेपी कांग्रेस के नेता रहे हैं, टिकटों के दावेदार रहे हैं। यही वजह है कि इन आज़ाद प्रत्याशियों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए खेल बिगाड़ने का मंच तैयार कर दिया है। लेकिन ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है क्योंकि कांग्रेस का 15 सीटों के ऊपर सीधा बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। 15 सीटों पर आज़ाद प्रत्याशियों के कारण, बागी नेताओं के कारण कांग्रेस की नैया डूब रही है, यानी उन सीटों पर कांग्रेस हार रही है। हम आपको ये भी बता दें कि 22 ऐसे सीटें हैं जहां पर आज़ाद प्रत्याशी हार जीत की दौड़ में शामिल हैं, यानी नंबर 1 और नंबर 2 की दौड़ में शामिल हैं। और इनमें से अगर 10 से 12 विधायक बन जाएं तो किसी को अचरज नहीं होना चाहिए। ऐसे में अगर 8 से 12 निर्दलीय चुनाव जीत गए तो उन हालात में सत्ता बनाने की चाबी इस बार दुष्यंत चौटाला या अभय चौटाला की बजाय इन आज़ाद प्रत्याशियों के हाथ में होगी। और उन हालात में किसी दूसरी पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस के लिए अपने बलबूते पर बहुमत हासिल करना भी मुश्किल हो जाएगा। आइए हम आपको बताते हैं कि इन 22 सीटों में ऐसे कौन कौन से बड़े नेता हैं जो खेल बिगाड़ रहे हैं और नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई में शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंबाला कैंट पर। अंबाला कैंट सीट के ऊपर चित्रा सरवारा कांग्रेस की बागी प्रत्याशी हैं और वो हरियाणा के बड़े बीजेपी नेता अनिल विज को हराने की कगार पर खड़ी हैं। उनका डंका बज रहा है, उनकी चर्चा जोरों पर है। अगली सीट है असंध की। असंध सीट के ऊपर बीजेपी ने जिलेराम शर्मा को टिकट नहीं दिया, लेकिन जिलेराम शर्मा आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर भी फिलहाल नंबर 2 की लड़ाई में शामिल हैं और वो नंबर 1 के लिए भी विधायक की हासिल कर सकते हैं। अगली सीट है पुंडरी की। पुंडरी सीट के ऊपर कांग्रेस के बागी प्रत्याशी सतवीर भाणा चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर कांग्रेस ने सुल्तान सिंह जोड़ला को टिकट दी है। इसी सीट के ऊपर पूर्व विधायक दिनेश कौशिक और रणधीर गोलन भी चुनाव लड़ रहे हैं, यानी इन इंडिपेंडेंट प्रत्याशियों ने पुंडरी के चुनाव को बिगाड़ने का काम किया है और सभी पार्टियों के लिए परेशानी खड़ी करने का काम किया है। गन्नौर सीट के ऊपर बीजेपी के युवा नेता देवेंद्र कादियान बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पक्ष में बम्पर जन समर्थन है, जिसके चलते वहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खेल बिगड़ गया है और देवेंद्र कादियान विधायक बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगली सीट है बड़ौदा की। बड़ौदा सीट के ऊपर भी कांग्रेस के बागी नेता डॉक्टर कपूर नरवाल चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पक्ष में लोगों का तूफान नजर आ रहा है। आप देवेंद्र कादियान और डॉक्टर कपूर नरवाल की रैलियों और जनसभाओं को जरा गौर से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों सीटों पर क्या माहौल चल रहा है। अगली सीट है हिसार की। हिसार सीट के ऊपर बीजेपी ने जनता का विरोध कर रहे डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट देने का काम किया। वो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है वो तीसरी बार के चुनाव में चौथे नंबर पर खिसक सकते हैं, क्योंकि वहां पर बीजेपी के 3 बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल शामिल हैं, इसमें हिसार के मेयर गौतम सरदाना शामिल हैं और हिसार के उपाध्यक्ष तरुण जैन शामिल हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर बीजेपी साफ तौर पर हारती हुई नजर आ रही है। अगली सीट है बुआनी खेड़ा की। बुआनी खेड़ा सीट के ऊपर कांग्रेस ने पैराशूट से प्रदीप नरवाल को प्रत्याशी बनाया है और उनके सामने कांग्रेस के ही बड़े प्रत्याशी सतवीर रतेरा चुनाव लड़ रहे हैं। सतवीर रतेरा पिछले 5 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ पर लड़ाई कांग्रेस की बजाय बीजेपी और सतवीर रतेरा में हो गई है। अगली सीट है भिवानी की। भिवानी की सीट कांग्रेस ने सीपीआईएम को दे दी है और यहाँ पर कांग्रेस के युवा नेता अभिजीत लाल सिंह बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ के सामने ताल ठोक रहे हैं, यानी नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई इन दोनों के बीच में हो रही है। पानीपत ग्रामीण सीट के ऊपर भी कांग्रेस के बागी प्रत्याशी विजय जैन मजबूती से मैदान में टके हैं और वो बीजेपी के 2 बार के विधायक
महिपाल ढांडा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी नंबर 3 या नंबर 4 पर खिसकते हुए दिख रहे हैं। अगली सीट है पानीपत सीटे की। पानीपत सीट के ऊपर भी कांग्रेस में बड़ी बगावत हुई है। यहाँ से पूर्व विधायक मोहिता रेवड़ी आजाद चुनाव लड़ रही हैं और उनका चुनाव लड़ने के कारण यहाँ पर कांग्रेस की जीत के आसार खत्म हो गए हैं। अगली जो सीट है वो सीट है रेवाड़ी की। रेवाड़ी सीट के ऊपर बीजेपी के बागी प्रत्याशी प्रशांत यानी सन्नी यादव चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने खेल को बिगाड़ने का काम किया है। यानी अगर वो 2019 की तरह 22,000 वोट लेते हैं तो यहाँ पर बीजेपी को नुकसान होगा और अगर वो 10,000 वोटों तक रह जाते हैं तो फिर बीजेपी को फायदा होगा। अगली जो सीट है वो है रानिया की। रानिया सीट भी बीजेपी की जिताऊ सीटों में शामिल थी और इस सीट के ऊपर पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चुनावी दंगल में है। वो नंबर 2 और नंबर 1 की लड़ाई में बैठे हुए हैं और उनका अपने पोते और इनेलो के प्रत्याशी अर्जुन चौटाला के साथ सीधा चुनाव है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ नंबर 3 और नंबर 4 की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहादुरगढ़ सीट के ऊपर भी कांग्रेस के बागी प्रत्याशी राजेश जून का धमाका जोरदार चल रहा है। उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी और वर्तमान विधायक राजेंद्र जून काफी पिछड़े नजर आते हैं। यहाँ पर बीजेपी के दिनेश कौशिक और राजेश जून के बीच में ही सीधी लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। सफेदों सीट के ऊपर बीजेपी ने गलत फैसला लिया। बच्चन सिंह आर्य के बजाय उन्होंने यहाँ पर राम कुमार गौतम को टिकट दी। राम कुमार गौतम का चुनाव उठ नहीं रहा है और यहाँ पर बच्चन सिंह आर्य और बीजेपी के ही पूर्व विधायक जसबीर देसवाल चुनाव लड़ रहे हैं और इन दोनों के कारण ही बीजेपी का चुनाव डाउन हो गया है और यहाँ पर कांग्रेस के सुभाष जायसवाल के लिए लगातार दूसरी बार विधायक बनने का रास्ता साफ हो गया है। समालखा सीट के ऊपर पूर्व विधायक रविंद्र मछरोली एक बार फिर से इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में है। इससे पहले भी 2014 में वो इंडिपेंडेंट विधायक बने थे। वो एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उनके खड़ा होने के चलते कांग्रेस के वर्तमान विधायक धर्म सिंह चोकर के लिए परेशानियां खड़ी हो गई हैं। महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर संदीप एसडीएम फिर से चुनावी दंगल में है। 2019 के चुनाव में भी वो 35,000 वोट लेकर नंबर 3 पर रहे थे, लेकिन इस बार फिर से वो जीत की दावेदारी में शामिल हैं। गुड़गांव सीट के ऊपर बीजेपी के बड़े मेहनती नेता रहे नवीन गोयल चुनावी दंगल में उतरे हुए हैं। उनकी टिकट काटकर यहाँ पर मुकेश पहलवान को बीजेपी ने टिकट दी है, लेकिन मुकेश पहलवान पिछड़ गए हैं और नंबर 1 की लड़ाई के अंदर नवीन गोयल मजबूती के साथ मोहित ग्रोवर को टक्कर दे रहे हैं। नवीन गोयल के जीतने के आसार इसलिए ज़्यादा आते हैं क्योंकि उनको कांग्रेस के भी तमाम बागी नेताओं का या असंतुष्ट नेताओं का समर्थन मिल रहा है। दादरी सीट के ऊपर अजीत फोगाट कांग्रेस के प्रत्याशी मनीषा सांगवान का खेल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं क्योंकि अजीत फोगाट का अपना जनाधार है और वो जितने भी वोट लेने का काम करेंगे वो कांग्रेस के खाते के होंगे और उसकी वजह से मनीषा सांगवान चुनाव हार सकती हैं। बल्लभगढ़ सीट भी कांग्रेस की पक्की सीटों में शामिल थी। तब आजाद प्रत्याशी के तौर पर पूर्व विधायक सरदार राठौर मजबूती से मैदान में उतरी हुई हैं और वो भी नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई में मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। पृथला सीट पर 2019 की तरह एक बार फिर से नैनपाल रावत को बीजेपी ने टिकट नहीं दी। 2019 में भी नैनपाल रावत बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़े थे और विधायक बने थे। उनके साथ वहां पर दीपक डागर भी बीजेपी से बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों ही मजबूत नेताओं के कारण बीजेपी के प्रत्याशी टेकचंद शर्मा के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। यानी यहाँ पर कांग्रेस के रघुवीर तेवतिया के लिए इन दोनों नेताओं ने जीत का रास्ता साफ कर दिया है। गांव सीट के ऊपर भी कांग्रेस के बड़े नेता ललित नागर को टिकट नहीं देगी। यहाँ पर पैराशूट के जरिए आए रोहित नागर को टिकट मिली, इसके चलते ललित नागर चुनाव में उतरे हुए हैं और यही वजह है कि वो मजबूती से नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई में शामिल हैं। जो 21वीं सीट है वो सीट है सोहना की, जहाँ पर कांग्रेस ने पैराशूट से एकदम 1 घंटा पहले आए रोहतास खटाना को टिकट दे दी और यहाँ पर एक और बड़े नेता और आज़ाद प्रत्याशी तौर पर जावेद अहमद चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने 2019 के चुनाव में भी लगभग 39,000 वोट लिए थे और वो एक बार फिर से कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। इस तरह से हमने आपको बताया है कि 22 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के लिए समस्याएं पैदा हो गई हैं। इन 22 सीटों पर बागी प्रत्याशियों के कारण या आज़ाद निर्दलीय प्रत्याशियों के कारण मामला बिगड़ गया है। 14 सीटों के ऊपर सीधी कांग्रेस को नुकसान की भरपाई होती नजर नहीं आ रही है, तो 7 सीटों के ऊपर बीजेपी के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है। 22 सीटों के ऊपर ये चेहरे नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके चलते
बीजेपी और कांग्रेस के लिए सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है। वैसे आपको बता दें कि 39 सीटों के ऊपर 70 ऐसे नेता हैं जो बीजेपी या कांग्रेस छोड़कर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी ये 70 के 70 नेता बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का काम करेंगे। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ऐसे में अगर 8-10 भी निर्दलीय प्रत्याशी विधायक बन गए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से किसी को बहुमत नहीं मिल पाएगा, यानी लंगड़ी विधानसभा आएगी, यानी त्रिशंकु विधानसभा आएगी। इसके चलते इन निर्दलीय विधायकों की सरकार में भागीदारी पक्की हो जाएगी, इनके बगैर सरकार नहीं बनेगी। हरियाणा में फिलहाल किसी पार्टी की हवा नजर नहीं आती है और ऐसे में इन 22 नेताओं की दावेदारी और भी मजबूत हो जाएगी, इनकी भूमिका निर्णायक हो जाएगी और 8, 10 या 12 निर्दलीय विधायक बन गए तो हरियाणा की सरकार बनाने में इनका सबसे बड़ा योगदान होगा। इन 22 सीटों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप 39 सीटों पर चुनाव लड़ रहे बीजेपी कांग्रेस के 70 नेताओं के भविष्य के बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में आजाद प्रत्याशियों की भूमिका और उनकी संख्या के बारे में भी आप कमेंट जरूर करिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।